हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलो, उम्मीद करते हैं तुम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए। देखो, कुछ बात बताना चाह रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अभी एससी वर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर उसमें प्रॉब्लम बचा हुआ है, आप सेकंड चैप्टर से होमवर्क देने लगे। बिल्कुल नहीं। देखो, अभी फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, चूँकि एनसीईआरटी बुक में जो है ना, गॉस लॉ कोई नया चैप्टर नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूडेड है। और एससी वर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें पोटेंशियल वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो हम लोगों को सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए अभी हम जैसे तुमको होमवर्क दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो एक बहुत परफेक्ट सीक्वेंस है। उसमें तुम बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। कौन बात को कब सिखाना है, यही बहुत मायने रखता है। इसलिए हम लोग एससी वर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर है, अभी उसका बहुत सा प्रॉब्लम बचा हुआ है, मुझे मालूम है। अभी जो है हम लोग एक भी क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड उसमें नहीं बनाए हैं। एफ इक्वल टू क्यूवी पर बेस्ड जो होमवर्क दिए थे अभी डिस्कस नहीं किए हैं। अभी बहुत सारा काम करना है। अभी कूलम्ब फोर्स में भी मुझे और भी कुछ डेप्थ का क्वेश्चन बताना है, ठीक ना। आई लेवल के क्वेश्चन में भी जाना है। लेकिन जो स्टेपिंग करके सिखा रहे हैं वैसे सीखोगे ना, तो तुमको सब चीज़ आसान भी लगेगा और बहुत कुछ सीख भी जाओगे। ठीक उसी तरह से जैसे अगर मान लो तुमको 3 मंजिल ऊपर जाना है और तुम क्या करो कि उछल कूद, कभी ऊपर जाओ, फिर कूद के नीचे जाओ, पीछे से आगे आओ, और इस तरह से, या मान लो स्टेप ही का हाइट बहुत बड़ा बना लो, है ना। अक्सर जनरल स्टेप क्या होता है, 6-6 इंच का रहता है, तुम 12 इंच 15 इंच का स्टेप बना लो, तो तुम 3 मंजिल ही चढ़ते चढ़ते इतना थक जाओगे कि फिर तुमको आगे जाने का इच्छा ही नहीं रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुमको एकदम स्मूथली पहले वहाँ तक पहुँचाएं, उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दें, सब कुछ सीख भी जाओ और तुमको बहुत दिक्कत भी ना हो, ठीक है। देखो, अभी हम तुमको जो सिखा रहे हैं कि गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको क्या क्या बात को जानना जरूरी है। इसको मेमोरी मैप बोलो या शॉर्ट नोट्स बोलो। वैसे तो ये काम तुम लोगों का अपना होता है, लेकिन हम इसलिए सिखा दे रहे हैं कि आगे से कोशिश करना हर सब्जेक्ट में, हर लेक्चर के या हर टॉपिक के बाद में एक मेमोरी मैप बना लें कि हमको वो बात कैसे याद रहे। तो देखो, गॉस लॉ से रिलेटेड हम लोग जब बात किए थे तो एक्चुअल में हम लोग बात स्टार्ट किए थे कहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और तुमको बताया गया था कि कोई भी सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फोर्स लाइन भी बोला जाता है, क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस यानी अगर किसी सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ना करे तो फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो फ्लक्स का मेजरमेंट सिखाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, या अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम लोग इस तरह से भी इंटीग्रेशन E डॉट डी ए करते हैं। वही क्लोज सरफेस का अगर बात होता है तो यहाँ हम लोग राउंड दे देते हैं। देखो, चलो इसको हम लोग पॉइंट वाइज जो है करके बना लेते हैं। थर्ड जो है, तुमको याद होगा सिखाए थे कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, चारों तरफ से बंद सरफेस हो, और अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। इसलिए क्योंकि जितना लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ इंटर करता है उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर निकलता है। यानी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
एनी क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड को होना जरूरी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसके बाद चलो फोर्थ पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो, है ना, चारों तरफ से बंद सरफेस, इसको सर्कल वगैरह मत समझ लेना, लाइन नहीं है, चारों तरफ से बंद का मतलब हो गया ना फुटबॉल जैसा, क्लासरूम जैसा, चारों तरफ से पैक होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस जो होगा, अगर मान लो उसके अंदर में चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है या -Q3 है सपोज करो, और तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा, तो याद करो गॉस लॉ का स्टेटमेंट यही था कि क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर निकालोगे तो चार्ज इनसाइड देख लो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्लोज सरफेस के फ्लक्स को हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं इंटीग्रेशन E डॉट डी, ठीक ना, नया कुछ नहीं बता रहे हैं, पहले जो बताए हैं ना उसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल बताएंगे तो तुमको आसान लगेगा। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मेमोरी मैप में हम लोग आगे काम कर रहे हैं फॉर हॉलो स्फीयर, है ना, केवल तुमको याद दिला दे रहे हैं सब फॉर्मूला, क्योंकि इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, है ना। हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, Q चार्ज दिया गया है, ठीक ना, जाहिर है इन साइड में एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। तुमसे कहा जाए कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो जी, जब R ग्रेटर देन कैपिटल R हो, यानी आउटसाइड में जब पॉइंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। R जब इक्वल टू R हो, यानी ये पॉइंट इसके सरफेस पे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और R जब लेस देन R हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है हॉलो स्फीयर के इनसाइड में, यही ना पढ़े थे। अब चलो बात अगर हम लोग करें सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर समझो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो देखो याद होगा ये जो दोनों केस है ये दोनों में कोई फर्क नहीं, ये दोनों केस सेम ही केस है, यानी कि R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², मतलब यही फॉर्मूला लिख दो। R इक्वल टू R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी, तो मैक्सिमम होगा, बस स्मॉल r के जगह क्या लिख दो, कैपिटल R, है ना। और जब R इनसाइड का बात हो, R लेस देन R, तो क्या जीरो लिख दोगे, नहीं, यही तो बस फर्क है। मतलब अगर इसके इनसाइड में R डिस्टेंस पे पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R³ इंटू R। देख लो ये R स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा।
ये सब ऑलरेडी डिटेल में बताए हुए हैं। और ऐसे भी देखो कहा जाता है ना, न्यूमेरिकल बनाने के पहले एक बार जो है ना उस टॉपिक में जो भी कंसेप्ट सिखाया गया है उसको बेहतर ढंग से सीख लेना ज़रूरी होता है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें सिलेंडर का, तो एक काम करो, इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करते हैं हॉलो सिलेंडर का। फॉर हॉलो सिलेंडर, देखो एक हॉलो सिलेंडर है और उसके पूरे सरफेस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तुमसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके आउटसाइड में, सरफेस पे और इनसाइड में, इसका रेडियस कैपिटल आर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी आउटसाइड का बात हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। आर जब इक्वल टू आर हो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। थोड़ा माइंड में याद कर लो, तुम ग्राफ वगैरह भी जो पढ़ा था है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और आर लेस देन आर हो तो हॉलो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ पाया? अब देखो एक बात और, अगर हम लोग फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर का बात करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्योंकि हम लोग हॉलो सिलेंडर से भी पहले किसको पढ़े थे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर को, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कहा गया आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो बोलेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक ना, स्ट्रेट वायर जब रहे तो यही फॉर्मूला हो जाता है। और हॉलो सिलेंडर के लिए भी आउटसाइड में अगर लैम्डा के टर्म में दिया हुआ रहे, माने लैम्डा अगर दिया रहे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो तुम इस फॉर्मूला को यूज में लाओगे, है ना। अब देखो एक बात और तुमको बता रहे, बाय द वे जैसे सिलेंडर में लीनियर चार्ज डेंसिटी ना दे करके सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया गया। जैसे देखो सिलेंडर यही ना हो गया, यही हो गया सिलेंडर। अब मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अगर कोई क्वेश्चन में तुमको लीनियर चार्ज डेंसिटी हॉलो सिलेंडर का नहीं दिया और तुमको क्या दे दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो जी अब जो बात सिखा रहे हैं ध्यान से सीखना, ये अलग बात है। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो तो लैम्डा के टर्म में है, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहे कोई भी सिलेंडर का, तो उसके हेल्प से तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, थोड़ा इसको समझो। मान लो इस सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस कैपिटल R, बोलो तो अगर टोटल चार्ज पूछा जाता इस सिलेंडर का कितना है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है सोच करके बतलाओ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, थोड़ा समझो। जैसे यही पेज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ, कोई तुमसे पूछ दे टोटल चार्ज क्या होगा, तो जानते हो ना कि टोटल चार्ज होता है
सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस का एरिया क्या है, इस हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? तो जाहिर है अगर इसका लेंथ l है और रेडियस r है तो ये एरिया 2 पाई RL ना होगा, बोलो, है ना। इसका रेडियस अगर r है तो ये 2 पाई r हो गया, l हो गया, तो बतलाओ तो ये एरिया 2 पाई RL हो गया कि नहीं। यानी टोटल चार्ज कितना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 2 पाई RL, है ना। तो आपको ये टोटल चार्ज काहे के लिए निकाल रहे हैं, हमको तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ना चाहिए। तो बिल्कुल लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हो, थोड़ा याद करो। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला जानते हो, तो यही ना कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो सिग्मा 2 पाई RL डिवाइडेड बाय L। देखो तो L कैंसिल हो गया, बतलाओ लैम्डा के जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई R, बस। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हॉलो सिलेंडर का लीनियर चार्ज डेंसिटी ना दे करके अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहे तो नया कुछ नहीं करना है, बस जहां तुम लिखते थे लैम्डा वहां अब पुट कर देना सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 2 पाई R। तो चलो इसका भी एक जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है और इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किए। अब अगर आउटसाइड में पूछा जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तुम अपने फॉर्मूला डेरिवेशन में देखना, सिखाया गया था कितना होगा, रो इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R। यही आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कहाँ पे, तो अगर हम लोग आउटसाइड का बात करें। अगर सरफेस का बात करें तो जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होता है, तो रो R स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ R लिख दें, यानी रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R, यही होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और R जब लेस देन R, ठीक ना, अगर इन साइड में पॉइंट हो तो याद करो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो ये इक्वेशन कह रहा है R जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी अगर एक्सिस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा और सरफेस पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और सरफेस से बाहर जाओगे तो R बढ़ेगा तो फील्ड घटते जाएगा। चलो यहाँ तक तो हम लोग सीखे थे। अब एक बात और याद करो, हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट का बात किए थे, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक ना। देखो प्लेन शीट जब बोला जाए ना तो बहुत दिमाग नहीं लगाना, समझ लो कि एक पेज है जो चार्ज का ही बना हुआ पतला सा शीट है, सिंगल लेयर है एक चार्ज का, ठीक ना। और उसके कारण जो है, ठीक ना, प्लेन शीट के कारण अगर इसके नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। लेकिन इसी में सिखाए थे कि फॉर कंडक्टिंग प्लेट, देखो जनरली कंडक्टिंग प्लेट का जब बात होता है तो हम लोग जो हैं ये मान करके चलते हैं कि चार्ज जो है, क्योंकि नॉर्मल केसेज में कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हो ना तो वो चार्ज जो है उसके बोथ साइड के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उस केस में सिखाया गया है कि नज़दीक के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। जब हम लोग कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं तो जो भी चार्ज देते हैं इधर और इधर बोथ साइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ऑलरेडी ये सब तुमको प्रूफ में सिखाए हुए हैं। तो इतना जो बात तुमको बतलाए ये एक्चुअल में
मेमोरी मैप हुआ प्रॉब्लम को आगे बनाने के लिए, ठीक ना। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो। चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी जो फॉर्मूला देखे हो, हाँ देखो एक बात तुमको सिखा दे रहे हैं, जब भी तुम ऑनलाइन क्लास करते हो ना तो अपने साथ एक कॉपी जरूर रखो, रजिस्टर रखो। क्या करना, जैसे मान लो अभी तुम 2-3 बार स्क्रीनशॉट लिए, उसको तुम अगर लिखे रहोगे ना तो सामने तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा, और आगे जो काम करेंगे ना तो तुमको एकदम साफ साफ स्पष्ट समझ में आएगा कि वो इस फार्मूला को यूज में ला रहे हैं। तो ये काम करना, भले थोड़ा धीरे धीरे ही देखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको एकदम लगेगा कि जैसे हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उस तरह से है। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोल्ड न्यूक्लियस जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 × 10⁻⁻15 मीटर, कह रहा है कि इस न्यूक्लियस के इनसाइड में जो प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब थोड़ा सोचना, ये कहना क्या चाह रहा है? अरे इनडायरेक्टली कहना तुमको चाह रहा है सॉलिड स्फीयर है, न्यूक्लियस को बोल रहा है सॉलिड स्फीयर है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। निकालना क्या? तो 2 क्वेश्चन कह रहा है। एक कह रहा है कि बतलाव इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि रेडियस के हाफ पर पॉइंट लेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक, मान लो इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो। पॉइंट बी जो है वो रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर है और ए जो है वो रेडियस के डिस्टेंस पर है। देखो अब तुम ऐसे सोचो कि सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो अभी तुम्हारे नोट में लिखा हुआ होगा ना, हमको तो भाई याद है। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, यही सरफेस का फॉर्मूला। तो फिर कहोगे चार्ज मालूम है क्या? तो देखो ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना 79, तो चार्ज भी मालूम है। कैसे? टोटल चार्ज निकालोगे, यानी 79 प्रोटॉन इसमें है, तो 79 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब मतलब इससे आसान क्या होगा? अब तो केवल वैल्यू रखना है 9 × 10⁻9। चार्ज के जगह क्या लिखें? 79 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। r² रेडियस कितना? 7 × 10⁻⁻15 होल स्क्वायर। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करो, इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या क्या इतना हार्ड है? एकदम सिंपल तो है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये तो हम लोग पॉइंट ए पे ना निकाले हैं, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। चलो अब इन साइड का बात हो रहा है। याद करो R जब लेस देन कैपिटल R होता है तो सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ रेडियस का Q इंटू स्मॉल r। देख लो अपने कॉपी में यही फॉर्मूला है। अब जो है 9 × 10⁹, ठीक ना। ऐसा करते हैं, इस फार्मूला को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। स्मॉल r का वैल्यू क्या दिया है जी? तो स्मॉल r मतलब यहाँ सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, हम पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये r/2 डिस्टेंस पर है, यानी जहाँ स्मॉल r था वहाँ क्या लिख दे? r/2। तो ये क्या आ गया? हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देखो तो हम लोग ये जो वैल्यू निकाले थे उसी का ना ये हाफ है, तो नया क्या करना? कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, इसमें जो आंसर आया है उसका हाफ हो जाएगा, यानी हाफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर, मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हाफ हो जाएगा, ठीक ना। देखो यही क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में 10 नंबर प्रॉब्लम है SC वर्मा का। चलो इसको लिख लो। अब सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरह से, ये भी है सॉलिड स्फीयर का है। कहाँ? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है,
ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सेंटर से r डिस्टेंस पर इन साइड में एक पॉइंट है, r का वैल्यू दे दिया है। कह रहा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेकिन टोटल चार्ज नहीं बतलाया है। क्या बता दिया है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये देखो, ये तो अलग बात हो गया जी। मतलब कि इसके रेडियस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, टोटल चार्ज के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। तुमसे पूछा जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितना होगा, तो तुम देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम ऐसे सोचो कि सॉलिड स्फीयर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है। तो चलो फॉर्मूला होता क्या है, तो अभी फॉर्मूला पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू आर, यही ना फॉर्मूला पढ़े। क्यू मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए, तो केवल आर मालूम है, स्मॉल आर मालूम है। कोई बात नहीं, पहले सोचो ना क्यू के जगह क्या लिखे, टोटल चार्ज क्या होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज, यानी कि अगर हम टोटल चार्ज का वैल्यू निकाले तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज, तो पूरा वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर। देखो तो सही है क्या? तो चलो बिल्कुल सही है। 4 पाई गायब हो गया, आर क्यू गायब हो गया, रो/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो तो अब सब कुछ मालूम है। रो मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है। स्मॉल आर मालूम है क्या? स्मॉल आर भी मालूम है। बताओ तो ये कितना आसान हो गया। लेकिन अगर तुम यही सोच करके छोड़ देते कि कैसे बनेगा, ना चार्ज मालूम है ना रेडियस मालूम है, अपने आप वो गायब हो गया कि नहीं। तो चलो ये तो हम तुमको सिखाए कि तुम चाहो तो फॉर्मूला याद है तो उसके हेल्प से काम कर सकते हो। अब एक दूसरा तरीका तुमको बता रहे हैं, अल्टरनेट मेथड। याद करो, गॉस लॉ तो पढ़े हो भाई, है ना? गॉस लॉ पढ़े हुए। हम लोगों से कहा जाता था r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हम लोग क्या करते थे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते थे, है ना? इसीलिए बोलते हैं ना, न्यूमेरिकल जब भी बनाना ना, तो पहले क्या करना, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट सिखाया गया है एक बार उसको देख लेना, तब जानते हो हर न्यूमेरिकल तुमको लगेगा कि बहुत आसान है। अभी भी तुमको हार्ड थोड़े लग रहा है, आसानी लग रहा है, लेकिन और आसान लगेगा। चलो ध्यान से देखो, ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। ये जो गॉसियन सरफेस लिए, इसके लिए बोलेंगे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है। अगर गॉस लॉ यूज करोगे तो याद करो, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? चार्ज इनसाइड, और ये जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं इंटीग्रेशन E.dA। चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यू, है ना? इसका वॉल्यूम 4/3, तो रो इंटू इतना कर देंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। देखो इतना मालूम है ना कि हर जगह जिधर ई होगा उधर ही एरिया होगा, तो डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करोगे तो E.dA cos 0 तो 1 होता है, ई निकालना ही है, और dA का इंटीग्रेशन करोगे यानी इसके पूरे सरफेस एरिया का बात करोगे, तो बतलाओ ये जो गॉसियन सरफेस लिए हो उसका सरफेस एरिया यानी स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? यानी तुम इसका एरिया लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो ये कितना आ गया, 4/3 रो पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4 पाई कैंसिल,
आर स्क्वायर से उधर क्यूब कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो यहाँ जो आया है वही आया क्या, तो इस मेथड से भी बना सकते हो। यही जो क्वेश्चन है तुम देखना एससी वर्मा में एक्सरसाइज में 9 नंबर प्रॉब्लम है। देखो तो हम लोग कुछ नया नहीं ना कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन तुमको बतलाए, दोनों सॉलिड स्फीयर कहीं बतलाए। एक में चार्ज दिया था, वो भी चार्ज डायरेक्ट नहीं दिया था, एटॉमिक नंबर दे दिया था। तो ये सब तुमको सीखना है। देखो क्वेश्चन पूछने वाले के पास बहुत विकल्प नहीं है, वो थोड़ा ही बहुत तुमको परेशान कर सकते हैं। चलो हम ऐसे क्वेश्चन पे भी आएंगे जब अगर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज ना हो तब क्या करते, ठीक ना। तो पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। देखो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो ना कंप्लीट हॉलो स्फीयर है ना कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है। जैसे देखो इसके बीच का पार्ट एम्प्टी है तो हॉलो स्फीयर जैसा, लेकिन इसमें थिकनेस भी है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। समझो इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और बीच के गैप में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। समझा ना, थिकनेस लिए हुए हॉलो स्फीयर है। अब तुमसे कहा जा रहा है कि बतलाव इसके इन साइड में, इन दोनों के बीच के पॉइंट पे या आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो इन साइड में तो ये हॉलो वाला पार्ट है, इन साइड में तो बताने में कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि बोल सकते हो फॉर R लेस देन R1। देखो इसको R1 बोला है, R1 से छोटा डिस्टेंस लोगे तो इसके इन साइड में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अब अगर R ग्रेटर देन R2 लेता, R ग्रेटर देन R2 यानी आउटसाइड का बात करता, तो आउटसाइड का बात करता तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, जानते ही हो फॉर्मूला तो एक ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, है ना। ये आउटसाइड इन साइड में तो दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर पॉइंट हो, मेन काम यही करना, नया काम यही है। तुमसे कहा गया इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो अब इसके लिए तो कोई फार्मूला पढ़े नहीं है, और जहाँ फार्मूला नहीं होता है वहाँ कंसेप्ट होता है, उसी के लिए तो हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं ना। तो बोलेंगे क्या कि भाई देखो आर डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, ये सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भले अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो तो इक्वल होगा ना। तो चलो जी एक गॉसियन सरफेस, हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लिए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग ले लिए। ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा। अब अगर इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें, तो जाहिर है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही एरिया वेक्टर होगा, है ना। लेकिन मेन काम तो ये है ना कि इसके अंदर में, क्योंकि देखो गॉस लॉ जब भी यूज करते हो तो तुमको ज़रूरत पड़ता है कि जो गॉसियन सरफेस लिए हो उसके अंदर में चार्ज कितना, तो भाई इसके अंदर में चार्ज कितना है, तो ये वाला जो वॉल्यूम है ना उसमें क्यू चार्ज है, तो ये वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज है नहीं। तो देखो सबसे पहले काम करो ना कि ये वाला वॉल्यूम में चार्ज निकालो, तो बोलेंगे कि इतना जो वॉल्यूम है यानी 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक ना, R2 क्यूब माइनस, ये जो वॉल्यूम है कंटेन्स क्यू चार्ज, है ना, क्यू चार्ज है। तो बतलाव इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे 4/3 पाई RQ माइनस R1 क्यूब, है ना, RQ माइनस R1 क्यूब, ये कितना चार्ज कंटेन करेगा, तो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई
R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यू माइनस R1 क्यूब। देखो तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, चार्ज इनसाइड कितना आया जी, तो क्यू बाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, आर क्यू माइनस R1 क्यूब। चलो चार्ज इनसाइड तो निकल गया है ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह तो भर गया। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है ही, इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ को यूज में लाते हैं, ठीक ना, फ्रॉम गॉस लॉ। तो देखो तो गॉस लॉ को यूज में लाए तो गॉस लॉ क्या कहता है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड, इसके अंदर में कितना चार्ज है जी, तो अभी तो निकाले, क्यू बाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, आर क्यू माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो इतना मालूम है जिधर ई है उधर ही डी ए है, तो ई और डी ए के बीच का एंगल तो 0, ई डी ए cos 0 1 हो गया। ई तो निकालना ही है और डी ए का इंटीग्रेशन जान रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, यानी क्यू बाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, आर क्यू माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर क्यू माइनस R1 क्यूब, ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। लेकिन ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन एक बोल दे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर आर क्यू है नीचे आर स्क्वायर। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, इधर आर को दिखा रहे हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, तो देखो तुमको मालूम है ना कि यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी जब तक तुम सरफेस तक ना पहुंचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कहां तक, R1 तक। इसके बाद जैसे जैसे आगे जाओगे चार्ज इंक्लोज बढ़ते जाएगा ना, यहां तक तो चार्ज ही इंक्लोज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। ये अलग बात है कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वो ग्राफ जो है, अब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन तो बोल नहीं सकते, स्ट्रेट लाइन के लिए तो r पे पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, r पे पावर 2 भी रहता तो बोल देते पैराबोलिक होगा, लेकिन अब ये तो एक डिफरेंट फॉर्म में है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। जब R2 पे पहुँचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। चाहोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो या पार्शियली हॉलो सॉलिड हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फार्मूला Q बाई जो इसका सरफेस है उसका रेडियस R2 है, तो R2 स्क्वायर। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। और जब इससे बाहर निकलोगे तो अभी तुम पढ़ा था ना कि R जब ग्रेटर देन कैपिटल, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो Q बाई आर स्क्वायर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के ना, यानी R बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटते जाएगा, यानी ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा, ठीक ना। देखो ये जो क्वेश्चन बतलाए ये ना कंप्लीट हॉलो स्फीयर था ना कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था। ये क्वेश्चन हम तुमको बतलाए 11 नंबर प्रॉब्लम एक्सरसाइज का है SC वर्मा के बुक का। तो देखो हम तुमको जो होमवर्क दिए थे तो याद करो,
होमवर्क में हम पिछले क्लास में तुमको मेटल प्लेट वाला होमवर्क दिए थे और उम्मीद है जो होमवर्क दिए थे उसमें एक क्वेश्चन शायद 21 तुमको दिक्कत किया होगा, बाकी सब क्वेश्चन बन गया होगा। तो वो क्वेश्चन भी हम तुमको बतलाएंगे। लेकिन आज जो है अभी चूँकि इतना लंबा पीरियड हो गया है तो तुम लोगों को हो सके लगे कि कोई ज़्यादा टाइम का है, तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो इसको अभी क्या करना, 9 से लेकर के, हम ज़्यादा तुमको होमवर्क बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, 9 से लेकर के कोशिश करना 15 तक प्रॉब्लम बनाने के लिए। वो हम तुमको पेज जो है क्वेश्चन का दिवा देंगे, लिंक भी भेज देंगे जिससे कि तुम क्वेश्चन देख सको। और 15 तक के प्रॉब्लम में तुमको कुछ स्ट्रेट वायर भी मिलेगा, कुछ हॉलो सिलेंडर अभी हम बता नहीं पाए हैं, और ना ही हम फ्लक्स से रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल बताए हैं। पहले हम हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है ना, वो सब प्लेन सीट वगैरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल बता लेंगे, तब तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक ना। तो इसमें जो है आज इतना ही हम लोग सीखेंगे। अगले क्लास में तुम नंबर भी लिख देना कि कौन क्वेश्चन पूछना है, लेकिन हम पहले जब सिखा लेंगे ना तो फिर डील करेंगे पूरे क्वेश्चन को, और देखना बहुत अच्छी तरह से सब बात समझ में आ जाएगा। एक बात और, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जो पहले वाला लेक्चर, न्यूली एडेड लेक्चर जो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैट में, क्या उसी को पढ़ें, आगे पढ़ते जाओ? आगे बिल्कुल पढ़ते जाओ, आगे इसी के लिए ना पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग पढ़ते जाओ आगे। हम वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये स्टार्ट में जो है ना, मैं बहुत अच्छा क्वालिटी का वीडियो भी नहीं था और हमने तुमको फुल कंटेंट भी नहीं दिया था। वो तुम्हारे लिए एकदम सोने पे सुहागा है, वो एकदम प्रॉपर वे में तुमको मिल रहा है। और एक हमेशा वीडियो देखना और तुमको अच्छा लगे कमेंट वगैरह करना, बताना, तब ना हम लोगों को पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो एक कैमरा सामने केवल है और उसको बैठ करके मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तुम लोग सामने जब रहते थे तो एक अलग तरह के माहौल होता था और 2-2 घंटे की क्लास होता था। अभी तो भाई बहुत मुश्किल काम है। तो चलो कोई बात नहीं, जो अगर मुश्किलात भी है तो उसमें भी एक बेहतर सोच रहेगा, तो बेहतर सोच रहेगा तो फिर कहीं से भी हम लोग कितना भी कठिन दौर हो उससे बाहर निकल जाएंगे। चलो धन्यवाद।